कंप्लीट हिंदी ग्रामर, हिंदी भाषा एवं व्याकरण, ये वो प्रश्न हैं जो सारा व्याकरण और जो हिंदी भाषा है उसका एक निचोड़ की तरह है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? हिंदू, सिंध, सिंध या हिंदवी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध से मानी जाती है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को हिंदी बोली, हिंदी को। विभाषा किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा होती या बोली होती है, या हिंदी क्षेत्र के प्रमुख जो बोली जाती है क्षेत्रों में, वो हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को या खड़ी बोली हिंदी को विभाषा कहते हैं। तो हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोली है ये। विभाषा क्या है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली है। राजभाषा के रूप में हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, आदि मागधी या मागधी? शौरसेनी अपभ्रंश से राष्ट्रभाषा हिंदी का उद्भव हुआ। उद्भव और विकास कह सकते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से है? देवनागरी लिपि है जो हिंदी की, उसका विकास कहाँ से है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, अरब से या शारदा से? तो देवनागरी लिपि के विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। कौन सी ध्वनियाँ तालव्य हैं? कौन सी ध्वनियाँ तालव्य हैं? टाठा डा ढा डा। ये हमने आपको एक ध्वनियों के बारे में एक हाथ से लिखा हुआ नोट दिए थे, और आप हिंदी भाषा एवं साहित्य चैनल पर देखेंगे तो ये लगभग 1 वर्ष पहले का है। तो उसमें हिंदी हाथ से लिखे हुए ध्वनियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा ज्ञान होगा वहाँ से। तो कौन सी ध्वनियाँ तालव्य हैं? टाठा डा डा डा, टाठा डाढा, पापा बाबा या ताथा दाधा या काका गागा? तो इसमें तालव्य ध्वनियाँ हैं टा ठा डा ढा। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? टा ठा डा ढा। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए, टाठा डाढ़ा। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको ढंग से दिमाग में बैठ जाए, बार बार ना पढ़ना पड़े। आगे देखिए, श स स हा किस प्रकार के व्यंजन हैं? श स स ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, घनिष्ठ व्यंजन है? तो श श स हा जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला देखिए, हिंदी की ध्वनियाँ कितने भागों में विभक्त हैं? पी का कोई मतलब नहीं है। हिंदी की ध्वनियाँ कितने भागों में विभक्त हैं? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में? हिंदी की ध्वनियाँ को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। पूर्वी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? मागधी, अपभ्रंश, अपभ्रंश, शौरसेनी या पाली? पूर्वी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? मागधी, अपभ्रंश, अपभ्रंश, शौरसेनी या पाली? तो पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। ये आपकी रटने की चीज़ है, या बार बार पढ़ेंगे तो कंठस्थ हो जाएगी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये हरिऔध जी का प्रिय प्रवास माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी ने लिखा है। अगला देखिए, हिंदी भाषा के इतिहास के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? हिंदी भाषा के इतिहास के विकास को 3 युगों में बांटा गया है। 3 युग या काल कह सकते हैं। कौन कौन से? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 युगों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है?
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली। कौन सी बोली जाती है? हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली में कौन सी बोली जाती है? हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद आता है आपका कि शत्रज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? शत्रज्ञा किस तरह का व्यंजन है? तालव्य है, संयुक्त है, अंतस्थ है या ऊष्म है? ये संयुक्त व्यंजन है। शत्रज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलके बने हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं तो इसलिए संयुक्त किया, जुड़े हुए। वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में, वैदिक संस्कृत में या लौकिक संस्कृत में या देववाणी में? किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। वेद कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, देववाणी में लिखे गए हैं। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत है। अगला देखिए, देवनागरी लिपि में काल कवलित ध्वनियाँ जिनके चिन्ह अभी तक चले आ रहे हैं वे हैं उ, ई, ह, झ, रि, र, ह और नृ। पहले जो थी वो कुछ जो समय के साथ चले आ रहे हैं अभी तक जिनके चिन्ह, वो कौन से हैं? देवनागरी लिपि में काल कवलित ध्वनियाँ जिनके चिन्ह अभी तक चले आ रहे हैं वो है री और ली। इनके चिन्ह अभी तक चले आ रहे हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत, प्राकृत से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना गया है? चतुर्भुज जी को, ईशान को, स्वयंभू या धनपाल? जो कवि हैं महाकवि, इनमें से जो है अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना गया है? स्वयंभू को माना गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत आ चुका है। इसमें बहुत प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हिंदी को बोलचाल की भाषा कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी को बोलचाल में आई भाषा कब से प्रारंभ माना जाता है? पहली शताब्दी से, 1000 ईसा पूर्व से, 500 वर्ष ईसा पूर्व से या 1600 ईसा पूर्व से? तो खा आंसर इसका सही होगा, 1000 ईसा पूर्व से। हिंदी की बोलचाल की भाषा कब से प्रारंभ हुआ? 1000 ईस्वी से। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? फिर से देखिए, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न, भाई हिंदी भाषा का कहाँ से जन्म हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। अब यहाँ विद्यापति ने कहा कि अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा जाएगा? ब्रजभाषा, राजभाषा, राजभाषा या देशी भाषा? विद्यापति जी ने जो अपभ्रंश से भिन्न बोलचाल की भाषा है उसको क्या कहा? देशी भाषा कहा है। क्या कहा? देशी भाषा। अगला देखिए, किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा, देश भाषा ही कहा? अपभ्रंश को किसने देश भाषा कहा? भरत मुनि ने, देवसेन ने, विद्यापति ने, माहिल धवल? विद्यापति ने। जो अभी प्रश्न आपने पढ़ा था इससे पहले उसी से संबंधित हो गया ये। अपभ्रंश किसने कहा? देवभाषा अपभ्रंश को किसने कहा? विद्यापति ने कहा। आधुनिक हिंदी भाषा किस अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है? आधुनिक हिंदी भाषा किस अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है? मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? तो आधुनिक हिंदी भाषा किस अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप है? शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकसित रूप कौन सा है? शौरसेनी अपभ्रंश। इनमें से चारों में से। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनेक रचनाओं की भाषा कौन सी है?
हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनेक रचनाओं की भाषा कौन सी है? जो आदिकाल में रचनाएं जो लिखी उस समय बहुत कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया अधिकतर? तो संस्कृत का किया गया, पाली का किया गया, प्राकृत का किया गया, अपभ्रंश का किया गया। अपभ्रंश का अधिक हुआ है। जो आदिकाल में रचनाएं की गई, जो ग्रंथ लिखे गए, जो काव्य लिखे गए, वो किस भाषा में लिखे गए? अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश से फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। बौद्ध काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? बौद्ध काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्राकृत बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी, संस्कृत बोली जाती थी, हिंदी बोली जाती थी। तो बौद्ध काल में पाली भाषा बोली जाती थी। अगला देखिए, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु से क्रिया बनती है कि नहीं? कारक, क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। आपने पढ़ा क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं 8, 11, 4 या 10। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं 11। आगे देखिए, और इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो डाल देते हैं हम, उसमें देंगे कौन कौन से हैं। अपनाना शब्द किस क्रिया का कौन सा प्रकार है? कृदंत, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? अपनाना शब्द जो है किस क्रिया का कौन सा प्रकार है? ये नाम धातु, अपना से अपनाना बना है, नाम धातु क्रिया है। आगे देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो होते हैं व्यंजन। व्यंजन एवं व्यंजन वर्ड जहाँ पर मिलते हैं वहाँ होते हैं व्यंजन एवं स्वर वर्ण, वहाँ होते हैं। या व्यंजन परतंत्र वर्ण है। इनमें से चारों क्या सही है जो लिखा है? बाकी तो जब मतलब नहीं उसका निकल रहा है, सेंसलेस है क्वेश्चन से अलग। तो कौन सा? व्यंजन परतंत्र वर्ण है। परतंत्र वर्ण क्यों कहा गया है व्यंजन? क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। व्यंजन हमेशा परतंत्र होते हैं क्योंकि ये स्वरों के बिना सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये हम आपको समझा चुके हैं और अभी शॉर्ट में दोबारा हम आपको देंगे। हो सकता है कि मिस हो गया हो। तो व्यंजन परतंत्र क्यों है, ये प्रश्न हम आपको देंगे। आपने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं? माने इसमें जो चार हैं व्यंजन, वैसे तो परिभाषा दूसरी हो जाती है, परंतु इन चारों में से क्या सही है? तो व्यंजन परतंत्र वर्ण है। एक गुण हो गया व्यंजन का, परतंत्र गुण कहो या अवगुण कहो, मतलब एक ये उनका विशेषता है। व्यंजन परतंत्र वर्ण है। अब लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिखने की रीति को क्या कहेंगे? शैली कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वर्तनी कहेंगे, कोई नहीं। तो लिखने की रीति को वर्तनी कहेंगे। फिर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या अव्यय। भाई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कैसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष, विशेष्य, विधेय या विशेषण। भाई संज्ञा सर्वनाम जो शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द, वो होते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेष्य। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 6। सार्वनामिक विशेषण के 6 भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। इनमें से सार्वनामिक विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? मूल सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, यौगिक विशेष सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण। इसमें कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण के भेद 6 होते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण,
निश्चय सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें से सब आ गए आपके। मूल सर्वनामिक विशेषण आ गया, यौगिक सर्वनामिक विशेषण आ गया, निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक होना चाहिए था। यहाँ यौगिक, ये जो व्यक्तिवाचक सर्वनामवाचक विशेषण है ये नहीं होगा। सर्वनामिक विशेषण का भेद कौन सा नहीं होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। और हमने सर्वनामिक विशेषण के भेद क्या क्या बताए अभी? मूल लिखा सर्वनामिक विशेषण, फिर यौगिक सर्वनामिक विशेषण, निश्चयात्मक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयात्मक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा और एक होगा संबंधवाचक सर्वनामिक। इस तरह से इसके सर्वनामिक विशेषण के 6 भेद हैं। 6 भेद में से 3 ये दिए गए हैं, एक रॉन्ग है, व्यक्तिवाचक विशेषण इसका भेद नहीं है। अब देखिए 33, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। ओष्ठ है पा, पा बोल के देखते हैं, ये हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा चुके हैं। पा तो ओष्ठ इसमें जो है का प्रयोग हो रहा है, तो उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ। आगे देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, समूह, शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला। इन वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का जो समूह होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, काका गागा, सब पूरा एक समूह होता है, उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है। तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। आगे देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, समूह, शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला। इन वर्णमाला कहेंगे। वर्णों का जो समूह होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, काका गागा, सब पूरा एक समूह होता है, उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है। तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। ध्वनियाँ, हिंदी ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये 36वां क्वेश्चन जो है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की, 2 प्रकार की। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल जब होगा एक से अधिक, क्या होगा? शब्द कहलाएगा। तो शब्द, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, इसमें शब्द सही है। अगला प्रश्न देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है तथा जो शब्द व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होते हैं, माने वर्ण स्वतंत्र होते हैं, हमने बता चुके हैं आपको क्या, तथा जो शब्द व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वयं तो स्वतंत्र है और सहायता किसकी करते हैं? व्यंजन की। वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या विसर्ग कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर जो हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो हैं वो परतंत्र होते हैं, और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये व्यंजन की सहायता करते माने उच्चारण में सहायक होते हैं। तो स्वर आंसर होगा यहाँ पर। फिर निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ई, छोटा ई, है ना, ये दीर्घ स्वर नहीं है। फिर यार अलावा कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या कौन सा व्यंजन? कोई नहीं। कौन सा बोलते हैं? यार अलावा में कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसमें अंतस्थ व्यंजन। यार अलावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, एक छोटा सा नोट्स हमने लिख के डाला था हाथ से, हैंड राइटिंग में लिख के, आरंभ में ही जब हमने वीडियो बनाने शुरू किए थे 1 साल पहले। तो उसको देखिएगा, उसमें बहुत
छोटी सी उसमें वीडियो में बहुत सारा है, मतलब गागर में सागर भरने जैसे नहीं प्रश्न आते हैं, वैसे उसमें प्रश्न निकलेंगे। आप देखिए उसको, वही हिंदी भाषा एवं साहित्य ज्ञान चैनल पर आप देखेंगे, डॉक्टर कुसुमलता कटियार के जो चैनल है, तो उसमें आपको ये मिलेगा। आगे देखिए, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? वर्ड। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कैसे नहीं टुकड़े किए जा सकते हैं? अब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, आ इ ई उ ऊ, अगर आप टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो टुकड़े कैसे कर पाएंगे? व्यंजन जो है वो अपने आप में पूर्ण ही नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर वर्ड आंसर है, निम्नलिखित में से किस शब्द स्वर व्यंजन संबंधी शुद्धि नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द स्वर व्यंजन संबंधी शुद्ध नहीं है? आरोग, ईसाई, ऊर्जस्वी और आत्सुक्य। तो इसमें जो है केवल ये शुद्ध है, ऊर्जस्वी, बाकी सब अशुद्ध है। इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, न स्वर संबंधी। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत्य। कौन से होते हैं वर्ड? दंत व्यंजन होते हैं। आगे देखिए, अमीर खुसरो किस भाषा के कवि हैं? अमीर खुसरो ब्रज भाषा के हैं, अवधी की हों, खड़ी बोली के हैं, बघेली किसके हैं? खड़ी बोली के हैं। अमीर खुसरो किस भाषा के कवि हैं? खड़ी बोली के। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1929, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1929 में प्रकाशित, तो किसकी रचना है? ये रमाशंकर की है? नहीं। हजारी प्रसाद की? नहीं। गुलाब राय की? नहीं। ये है रामचंद्र शुक्ल की। छत्तीसगढ़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी जो है बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में, अथवा बरेली, बदायूं, एटा में, अथवा आगरा, मथुरा, कासगंज में। तो ये जो है छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? वही प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी, ईरानी, किसका है? तुर्की का। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। हिंदी का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये कब से हुआ? सन 1000 ईस्वी से, सन 1950 से, सन 1500 से, या सन 900 से? कब से माना गया है? 1000 से। हिंदी का प्रारंभ कब से माना गया? सन 1000 से। आगे देखिए, ब्रज भाषा निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा निम्नलिखित में कहाँ से बोली जाती है? मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ में, या आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में, या फतेहपुर, रायबरेली और बरेली में। तो ब्रज भाषा निम्नलिखित में से बोली जाती है आगरा, मथुरा और अलीगढ़, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप उनको ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। हर क्षेत्र में काम आएंगे, किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे आप, और क्लासेस में तो आते ही हैं। धन्यवाद।